हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सो बेसिकली हमने देखा कि हमने कुछ एचटीएमएल के टैग्स यूज़ करे थे। अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन विद गूगल क्रोम। ओके, सो हमने एचटीएमएल के टैग्स डिस्कस किए जिसमें कुछ टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स थे, जैसे कि हम हेडिंग्स के डिफरेंट साइजेस, पैराग्राफ, ऑर्डर्ड एंड ऑनऑर्डर्ड लिस्ट, tables, forms, input, text area, multiple choice, single choice, like checkbox and रेडियो बटन्स। तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा। और कुछ बटन्स भी थे डिफरेंट टाइम, लाइक बटन के लाइक बटन टैग यूज़ करना एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन यूज़ करना। सो ये तो बहुत बेसिक सा आइडिया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एचटीएमएल में, जैसे कि हम कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, नेम एट्रीब्यूट्स के बारे में कि नेम क्या करता है, टाइप क्या करता है। ये बेसिकली सब एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि जब धीरे धीरे हम बनाएंगे चीज़ें एक्चुअल में, तब हम सीखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। जैसे नेम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, एंड टाइप का भी एक अच्छा खासा यूज़ है हमारे टैग्स में। जैसे टाइप जो हमारा बटन्स के अंदर यूज़ होता है एंड इनपुट्स के अंदर यूज़ होता है। एंड सेलेक्ट टैग में ऑप्शंस की वैल्यू का क्या यूज़ है, इस तरीके से हम चीज़ें पढ़ेंगे। बट फिलहाल क्योंकि हम एचटीएमएल अभी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक सीएसएस की तरफ मूव करते हैं ताकि हमें स्टाइलिंग करनी और आ जाए चीज़ों की। तो आज हम सीएसएस पढ़ेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक सेक्शन बना लेते हैं। अभी फिर आपको ये डिफरेंट डिव्स का यूज़ भी आ जाएगा पता। तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ सारे कोड को। और अभी हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक बॉडी है, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं ये करने वाला हूँ कि एक एक लेफ़्ट में कुछ टेक्स्ट होगा और राइट में कुछ टेक्स्ट होगा। उसी के साथ हम इमेज टैग का भी यूज़ सीखेंगे और हम उनको थोड़ा स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, अब इस डिव में मैंने एक पैराग्राफ लिया और कुछ लॉरेम का टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये करना है कि, और अगर मुझे लेट सपोज एक और मैं पी टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड ये पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास दो पी टैग हो गए। अब मुझे ये करना है, इन्हें साइड बाय साइड लाना है और थोड़ा सा दो सेक्शंस में बॉर्डर के साथ विद सम बैकग्राउंड कलर्स इस तरीके से डिज़ाइन करना है। अब सीएसएस में कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले सीएसएस सेलेक्टर और सीएसएस को यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर मैं यूज़ की बात करूं, तो बेसिकली हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन सीएसएस, जो कि हम उसी टैग्स के अंदर लिखते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करूँ और उसके अंदर कुछ लेट सपोज बैकग्राउंड कलर एंड देन रेड ऐसे करके मैं यूज़ करूँ, तो हमारा ये हो गया इनलाइन सीएसएस। यानी उसी टैग में मैंने सीएसएस लिखी है। उसके बाद हो गया हमारा डॉक्यूमेंट, यानी विद इन डॉक्यूमेंट सीएसएस। उसमें करते हैं हम स्टाइल टैग, एक यहाँ यूज़ करते हैं। ये मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करना और बाकी एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करना, लाइक इसको इंटरनल सीएसएस कहेंगे हम। और एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करना। तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बाकी ये डिफरेंट होता है, इनलाइन सीएसएस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोई सेलेक्टर यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना, हम उसी ही टैग के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल और बैकग्राउंड कलर वायलेट देता हूँ, तो मैंने क्या किया कि इसी टैग में वो यूज़ कर लिया सीएसएस। देखो यहाँ पर रेड कलर आ गया, यहाँ पे वायलेट कलर आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे इंटरनल सीएसएस यूज़ करना है, यानी विद इन डॉक्यूमेंट को सीएसएस लिखना है और रीयूजेबिलिटी उससे बढ़ जाती है, तो मैं ये करूँगा कि मैं इनको इनलाइन स्टाइल हटा दूंगा। ठीक है, और बल्कि इनलाइन सीएसएस भी रहने देता हूँ अभी के लिए। बाकी इस डिव को वापस से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। ये मैंने कॉपी किया और ये पेस्ट किया, और दूसरे डिव में मैं करूँगा इनलाइन स्टाइलिंग हटा दूंगा। और हम देखेंगे कि सेम हम कैसे अचीव कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस के थ्रू। तो अभी हम देखेंगे दो पैराग्राफ है हमारे पास, दो पे कलर है, दो पे कलर नहीं है। इन दोनों पे हमने
इनलाइन सी एस एस यूज़ की हुई है, यानी इसके बाद मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज फॉन्ट साइज, और मैंने यहाँ पे लार्ज कर मीडियम कर दिया, ठीक है। तो ओके, ये मीडियम पहले से ही है तो मैंने लार्ज कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। मैंने बताया था ना, अगर हम H1 H2 H3 यूज़ करते हैं तो एक लिमिटेड हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ साइजेस हैं, क्योंकि H1 से लेके H6 तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करने तो हमें डेफिनेटली CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि अब हम लेने वाले हैं। हमने इनलाइन CSS लिख दी, सेमीकोलन लगा के हम हर एक प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। अब VS कोड यूज़ करने का बेनिफिट ही यही है कि अगर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ सपोज करो फॉन्ट से रिलेटेड, तो ये खुद ब खुद हमें सजेशन दे देगा कि फॉन्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इससे क्या होगा, हम यूज़ भी कर पाएंगे और प्लस उसको हम हेल्प भी हो जाएगी बाकी आगे यूज़ करने में। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट वेट, तो मैंने लिख दिया बोल्डर ऐसे करके। तो ये फॉन्ट वेट हमारा ये हो गया, देखो थोड़ा बोल्ड हो गया, बोल्ड से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बोल्डर हो गया, ठीक है। तो सेमीकोलन लगा के हम मल्टीपल ऐसे सी एस प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम सी एस प्रॉपर्टीज सीखेंगे भी और प्लस हम यूज़ भी करते रहेंगे। तो ये हो गया इनलाइन सी एस एस। दूसरा हो गया हमारा इंटरनल सी एस एस, जो कि क्या करते हैं, हम हेड टैग के अंदर हम स्टाइल ऐसे टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें यूज़ करने के लिए हमारे पास सेलेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। CSS में मल्टीपल टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम आईडी सेलेक्टर यूज़ करेंगे, यानी कि हम किसी भी डिव पे एक आईडी देंगे। जैसे ये हो गया मेन डिव, ऐसे आईडी दे दी। अब इन आईडी को सेलेक्ट करने के लिए, यानी आईडी पे इस पर्टिकुलर डिव पे हमें CSS लगाने के लिए आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं हम इसको, तो हम क्या करेंगे, हैशटैग यूज़ करेंगे, यानी हैशटैग और फिर ये आईडी। अब जब मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर डिव के लिए मैं कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखी पैडिंग और 10 पिक्सल, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी। तो इस तरीके से तो बेसिकली हमारी हमने आईडी यहाँ पे ले ली और आईडी ऐसे यूज़ कर ली और पैडिंग हमने यहाँ पे ऐड कर दी कि मेन डिव हैशटैग के थ्रू हम आईडी सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें सपोज को क्लास के थ्रू सेलेक्ट करना है, एक सेलेक्टर होता है, तो हम क्लास दे रहे हैं इस पर, जैसे पैरा 1, इस तरीके से हमने क्लास दे दी, और इस पर भी क्लास दे दी पैरा 2। ये दो क्लासेस हमने अलग अलग दे दी। अब मैंने आईडी के थ्रू सेलेक्ट करना था, तो मैंने मेन डिव ऐसे हैशटैग और वो आईडी यूज़ करी, एंड देन इन ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने प्रॉपर्टीज दे दी, वन बाई वन ऐसे दे देंगे, पैडिंग, मार्जिन हो गया, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ हम पिक्सल में दे सकते हैं, जैसे मैंने लिया 18 पिक्सल, ऐसे करके दे दिया। तो अभी हम इसका चेंजेस देखते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ पैडिंग आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो पैडिंग आ गई है दोनों तरफ और ऊपर नीचे, और प्लस फ़ॉन्ट साइज़ भी हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। इसको थोड़ा और देखने के लिए 28 पिक्सल कर देता हूँ ताकि हमें दिख जाए। ये देखो 28 पिक्सल हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। अभी कैसे हुआ, क्योंकि अभी हमने हेडिंग के मतलब आईडी के थ्रू उसको सेलेक्ट किया। तो एक आईडी सेलेक्ट हो गया, एक हो गया क्लास सेलेक्टर। अगर हमें क्लास के थ्रू करना है तो हम डॉट करके करते हैं, डॉट और फिर ये क्लास। फिर सेम ऐसे ही हम इसमें अलग से देंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर आ गया, और ये क्लास के थ्रू है, ठीक है। अब दूसरी क्लास में हमें लेनी है, तो पैरा और 2 इस तरीके से लेके और ब्रैकेट्स के साथ हम लाइट ग्रीन बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ये रहा। तो इसमें लाइट ब्लू, ये लाइट ग्रीन, दो बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास। अब क्लास सेलेक्टर का यूज़ ये भी होता है कि हम जो आईडी है वो यूनिक रखते हैं, क्योंकि आईडी जैसे कोई भी, अगर हम एक जनरल भी बात करें, आईडी का मतलब ये होता है कि यूनिकनेस, यानी किसी एक पर्सन की या किसी एक चीज़ की एक ही आईडी हो सकती है, बाकी किसी और की वो आईडी नहीं होगी, एटलीस्ट उस डॉक्यूमेंट के लिए। और अगर जनरल देखें तो उस कंट्री के लिए वही, अगर हम कंट्री की बात करें, अगर मेरी कोई आधार कार्ड है, उसकी यूनिक आईडी होगी, डेफिनेटली वो एक ही होगी पूरे कंट्री में, हमारी एक ही आईडी होगी वो, बाकी दूसरे की सेम आईडी नहीं हो सकती। ऐसी आईडी मतलब यूनिकनेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक आईडी देंगे, दूसरी यूज़ नहीं करेंगे। बट क्लास के साथ ऐसा नहीं है, जैसे हम भी होते हैं, अगर हम 10th 12th में या फिर बीटेक कर रहे हैं, ये कोई भी हम कर रहे हैं, तो एक क्लास में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, ऐसी
अगर हम पैरा वन क्लास लिए तो अगर मुझे सेम प्रॉपर्टीज इस पे भी अप्लाई करनी है, यहाँ भी मैं पैरा वन क्लास ले सकता हूँ। तो हम क्लास मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखा पैरा वन दोनों में सेम लिया, तो अब मेरा यहाँ पे लाइट ग्रीन नहीं रहा, लाइट ब्लू हो गया वापस से, जबकि पैरा टू में हम लाइट ग्रीन यूज़ कर रहे थे। अब क्योंकि दोनों की सेम क्लास हो गई है, तो अब यहाँ पे दोनों पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। तो ये हो गया आईडी सेलेक्टर, एंड देन क्लास सेलेक्टर हो गया। एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, यानी अगर मैं बात करूँ कि सारे डिव की बात कर रहा हूँ, अब इस डिव को मैं सेक्शन बना देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सेक्शन, तो सेक्शन मैंने ओपन किया, सेक्शन बंद भी हो गया। और अब देखा हमारी स्टाइलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो जितने भी सेक्शन है ना, उन पे एक मार्जिन और लग जाए। तो सेक्शन को एज इट इज़ हम लिख देते हैं, मतलब जो भी टैग है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और उस पर हम कर देंगे जिससे बॉर्डर लगा दिया उस पर कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे। ठीक है, तो हमने हर एक सेक्शन पे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे बॉर्डर लगा। देखो ये एक सेक्शन हो गया, तो इस पर बॉर्डर लग गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी एक सेक्शन के अंदर ले लेता हूँ, तो इस पे भी एक हमारा यहाँ सेक्शन ओपन किया, ये सेक्शन बंद किया, तो इस पे भी डेफिनेटली यहाँ पे बॉर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। तो फिलहाल के लिए हम इन्हीं 3 सेलेक्टर का जनरली यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो हम क्लास और आईडी से ही काम चला लेते हैं। इनलाइन सीएसएस हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो रीयूजेबिलिटी नहीं आती। अब इसमें यह है कि अगर मैं एक सेक्शन दूसरा सेक्शन बनाऊंगा, तो डेफिनेटली उस खुद ही अडॉप्ट कर लेगा वो पूरा सीएसएस। और या फिर दूसरा कोई मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ क्लास दूंगा और सेम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक पी अगेन लिया, और मैं इसमें कुछ लॉरेम का टेक्स्ट लिखने वाला हूँ दोबारा। ठीक है, तो मुझे ये करना है, अब मुझे इसको इसके जैसे करना है, तो मैं ये करूँगा यहाँ पे पैरा वन क्लास यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ली क्लास पैरा वन, तो मेरी स्टाइलिंग सेम हो गई अगेन क्योंकि पैरा वन में सिर्फ बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ किया हुआ है, बाकी सब चीज़ें मेन डिव में यूज़ की हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको उठा के यहाँ से मेन डिव से हटा देता हूँ और पैरा वन के अंदर ले आता हूँ, तो डेफिनेटली अब हम देखेंगे कि इसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ हो गई जो इसकी थी। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक पैडिंग आ गई है, और इसमें भी फ़ॉन्ट साइज सेम हो गया, और बैकग्राउंड कलर भी सेम हो गया, क्योंकि अब हम जो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं वो सब पैरा वन के थ्रू बना रहे हैं, क्लास के थ्रू। अब ये क्लास जहाँ भी हम यूज़ करेंगे उसके सेम प्रॉपर्टीज आएगी। अगर मैं इस पर से एक क्लास हटा देता हूँ, तो हमारी इसकी देखो प्रॉपर्टीज हट गई इस पर से, बाकी ऊपर प्रॉपर्टीज पहले से ही हैं। तो इस तरीके से हम सेलेक्टर यूज़ करते हैं इंटरनल सी एस एस में। तो ये इसमें लिखिए। अब एक एक्सटर्नल सी एस भी होती है, जो कि हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने इसी फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाई, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये सारा कोड है, मैं इसको उठाऊंगा, कट करूंगा, और मैं स्टाइल डॉट सी एस के अंदर ले आऊँगा। अब हम इंटरनल सी एस, मैं इसको बल्कि इसको कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमें दिखे भी कि हम कैसे डिफरेंस दिखे। तो अब हमने क्या, इंटरनल सी एस को कमेंट कर दिया, मैंने यह सारा कोड एक्सटर्नल सी एस में मूव कर दिया एज इट इज़। देखो अभी कोई सी एस नहीं लग रही, सिर्फ इनलाइन सी एस लग रही हैं। बाकी हम क्या करेंगे, लिंक टैग यूज़ करेंगे, एल आई एन के लिंक सी एस एस। और यहाँ पे मैं एच आर ई एफ में इसकी फाइल का नेम दूंगा। मैंने दिया रिलेटिव पाथ दिया मैंने, यानी डॉट और ऐसे करके। बेसिकली इसका पाथ दे देना होता है इस फाइल का, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है, तो डॉट और स्लैश करके हम फाइल दे देंगे। हम सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ये नाम लिखने से भी आ जाएगा, और अगर हम ऐसे देंगे तो भी आ जाएगा। एक ही बात रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो जैसे ही मैंने ये इंक्लूड की एक्सटर्नल सी एस एस, मैं कमेंट भी देखता हूँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सी एस एस, और इसके कमेंट में लिख देता हूँ इनलाइन इंटरनल सी एस एस, इंटरनल सी एस एस। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटर्नल सी एस एस हो गई, ये इंटरनल सी एस एस हो गई, ये इनलाइन सी एस एस हो गई। ठीक है, और बाकी बस इन्हीं यही 3 तरीके से हम जनरली यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सी एस एस में यहाँ से भी हो सकती है, कोई हम बाहर की भी सी एस लाइब्रेरी जैसे हमारी होगी बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप वगैरह हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में, या फिर वो, यानी कि अब क्या होता है, अब जो मॉडर्न
जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम इतना स्टाइलिंग नहीं करते हैं, हम बनी बनाई चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इतना स्टाइल बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उनकी क्लासेस यूज़ कर लेंगे और इंक्लूड कर लेंगे एक एक्सटर्नल CSS। ये करते ही बस हम क्लास यूज़ करेंगे और ये स्टाइलिंग खुद ब खुद हो जाएगी एज इट इज़। जैसे नैव पिल्स दे रखे हैं, अभी हम बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इजीली यूज़ हो जाएंगी वो, हमें फिर इतनी सारी चीज़ें बनानी नहीं पड़ेंगी। तो अब कुछ कुछ स्टाइल करके देखते हैं। जैसे मैं करूँगा कि जो ये मेन डिव है इसके अंदर 2 पैराग्राफ हैं और ये सेक्शन के अंदर है, तो मैं मेन डिव में एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर देता है जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं विद के अकॉर्डिंग है। 2 हैं तो दोनों को एडजस्ट कर देगा कि ये इसी के अंदर आ जाए। अब हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन से आए पैराग्राफ, तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, यानी कि ये कॉलम हर एक एक कॉलम में एक ही आइटम्स आए। अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे देते तो सारे एक ही रो में सारे आइटम्स आ जाते हैं। अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करती डिफरेंट इसमें आ गए। तो ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, मतलब अभी थोड़ा और CSS को ज़्यादा पढ़ेंगे तब पता लगेगा। फिलहाल तो हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे कि इसको मैंने किया मेन डिव के अंदर जितने भी पी थे, तो मेन डिव स्पेस पी, इसका मतलब होता है मेन डिव के अंदर जितने भी पी हैं उनकी विड्थ 50% कर दी मैंने। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये 50% होगी और ये 50% होगी, ये हो गया। ठीक है, ये सेलेक्टर लिखने के तरीके होते हैं। अभी हम डायरेक्ट पी ना लिख के, यानी मेन डिव के अंदर पे तो पैरा 1 ऐसे करके क्लास यूज़ कर लें, या फिर हमने सेलेक्टर थोड़ा और एक्सटेंड किया, आईडी के बाद स्पेस दे के पी लिखेंगे, यानी उसके अंदर जो भी पी हैं सारे। अगर हम इसके बाद कोई क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा पैरा 1, तो उसके अंदर सिर्फ पैरा 1 पे लगेगा, तो देखो 50% इस पे लगी है, बाकी पे नहीं लगी है। तो ये आगे धीरे धीरे हम सेलेक्टर और पढ़ेंगे ना, तो तब समझ में आ जाएगा। बाकी अभी तो हम देखते हैं विद 50% ली, हमने डिस्प्ले भी कर दिया इसका इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते क्या हुआ, सॉरी डिस्प्ले हमने कर दिया इनलाइन, तो ओके ये एक ही लाइन में आ गया। 50% हम अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स होती है, फ्लेक्सिबल हो गया, 50% हो गया, और 50% भी मैं हटा के, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन और रो कर सकता हूँ, तो ये और इसका 50% हटा दूंगा, तो ये रो वाइज आ गया। फिर अगर मुझे एक ही कॉलम में लेना तो कॉलम वाइज आ गया। मेन डिव के अंदर पी नहीं, मेन डिव को ही डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और अगर हम रो देंगे तो एक ही रो में आ गए दोनों। और अगर हम इसके अंदर के यानी हैशटैग मेन हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन डिव लिख के उसके अंदर जितने भी पी हैं सब पी, अगर हम कहेंगे कि उसके जितने चिल्ड्रन पी हैं तो हम ऐसे लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट मतलब एंगुलर ब्रैकेट ऐसे करके ग्रेटर देन वाला पी, यानी इसका मतलब होता है कि मेन डिव के अंदर जस्ट उनके जस्ट चाइल्ड जितने भी पी हैं उसके लिए हम ये लिखना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा विद 50%, तो क्या हुआ, दोनों की हाफ हाफ विद होगी, 50% इसकी 50% इसकी। अब दोनों पे ही मैं चाह रहा हूँ कि पैडिंग लगे, लगभग पैडिंग में देना चाह रहा हूँ 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल की इस पर पैडिंग लग जाएगी, तो थोड़ा स्पेस आ गया अच्छा सा। दोनों के ही फ़ॉन्ट साइज, जैसे पैरा 1 की सारी चीज़ें मैं इसमें ले आता हूँ, इसी क्लास के अंदर मैंने एक्स कट की और मैंने पेस्ट कर दी, दोनों पे ही सेम चीज़ें लग जाए, यानी दोनों के टेक्स्ट सेम हो जाए, बैकग्राउंड में एक साइज आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं मेन डिव के अंदर पी की जगह कहीं अगर डिव यूज़ कर लेता हूँ, यानी मेन डिव में एक और डिव यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, और इसके अंदर मैं पी यूज़ करता हूँ लॉरम करके, इसका टेक्स्ट लिखूँ, तो हमारा क्या हुआ, तीनों अलग अलग आ गए। अब इनकी एक की 50% होगी, बाकी होगी 2 की कम हो गई है, इस तरीके से। तो हमने क्योंकि पी की ही 50% करी है, एक मिनट, पी की 50% करी है हमने वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अब ये विद हटा देंगे ताकि वो तीनों इक्वली एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंगली, और हम
यहाँ पर देखेंगे कि साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं खुद ब खुद। हम चाहें तो रैप भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 50% लिख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि 50% के बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो रैप हो जाए नीचे, तो हम लिखेंगे फ्लेक्स, और सॉरी इसमें नहीं, इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पेरेंट पे फ्लेक्स रैप और रैप। तो क्या होगा, 50% के बाद वो रैप होगा क्योंकि ये ज़्यादा है, इसकी 100% वैल्यू है। और ये 50% है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये रैप से हट जाएगा। और पी की है हमारी 50% वैल्यू, और पैडिंग हम हटा देंगे ताकि रैप ना हो। ओके, ये भी पैडिंग हटा दी। अभी हम देखेंगे इंस्पेक्ट करके, तो हमारा ये पी इस तरीके से आ रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो फ्लेक्स रैप, ताकि नीचे को रैप हो जाए खुद ब खुद। अच्छा, इसमें पी पे हमारी पैडिंग आ रही है, तो हमने पी पे पैडिंग और 0 कर दी, सॉरी मार्जिन भी 0 कर दी। तो क्या वापस से 50% हो गए। ठीक है, अगर हम ज़रा भी, हम सपोज करो मार्जिन या पैडिंग 10 पिक्सल, जैसे मैंने पैडिंग ली, तो ये तुरंत रैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब स्पेस ज़्यादा लेने लगा है 50% से। ठीक है, अब इसकी जगह हम पैडिंग की जगह फिर इस केस में क्या यूज़ कर सकते हैं, हम करेंगे गैप यूज़ करना। अगर मैं यहाँ पर गैप यूज़ करूँगा 10 पिक्सल, तो क्या होगा, ये फ्लेक्स ही रहेगा, बट ओके, ये हमारा यहाँ आ गया फ्लेक्स डायरेक्शन, ये हमारा रो हो गया। गैप हमने रैप यहाँ से हटा दिया और सिर्फ गैप ले लिया, तो हमने फ्लेक्स रैप यहाँ से हटा भी सकते हैं। और अगर मैंने चाहा कि वही 40% हो और इक्वली इनमें गैप आ जाए, फिर इनमें डायरेक्शंस और सेंटर भी कर सकते हैं हम इसको। फ्लेक्स और डायरेक्शन होगी, रैप हो गया, ग्रो हम करेंगे नहीं, फ्लेक्स के बाद हम बेसिस लिखेंगे, ये कंटेंट इसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, अलाइन आइटम के थ्रू हम सेंटर भी कर सकते हैं, बल्कि इनको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरह से करेंगे तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। और हम पैडिंग भी दे सकते हैं 50 पिक्सल, तो यहाँ पैडिंग भी आ गई इनकी खुद की, और ये हमने हटा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा CSS सीखेंगे। तो आई थिंक फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इसको जब प्रैक्टिस करेंगे हम चीज़ें समझ में आएंगी। अभी इन प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा इतना वो मत करना कि ये डिस्प्ले फ्लैग्स कैसे यूज़ कर रहा है, मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का यूज़ कर लिया, जबकि जो बेसिक जो होते हैं हमारे, वो हम मार्जिन पैडिंग विड्थ वगैरह हम यूज़ करके पहले सीखेंगे, फिर हम बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा CS के बारे में और पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड देन फिर हम आगे मूव करेंगे। बाय बाय।